बेटा अभी रिवीजन में, फोटोसिंथेसिस के रिवीजन में हम लोगों, बेटा आपकी क्लास होगी ना? अच्छा, तो रिवीजन में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन। बेटा केल्विन में मैंने CAL बोला था स्पेलिंग, कई बच्चों ने CEL लिखा है, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लें। देखो बेटा, अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, तुम भी कल नहीं थी ना? तो अगर हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करें बेटा, सबसे पहले डार्क रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन जिन्होंने दिया था कि डार्क रिएक्शन होती है यहाँ पे, वो थे मिस्टर ब्लैकमैन। ब्लैकमैन, नाम ब्लैकमैन है, इंसान गोरा था, ये भी बता दूं, इंसान गोरा था, नाम ब्लैकमैन। जैसे अपने यहाँ गांव में गोरा लड़का रहेगा, मम्मी कहे ओए कालू इधर है, तो वो वाला सिस्टम है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन साहब ने डार्क रिएक्शन को पहली बार ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ से एक सवाल तैयार हो गया कि लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेनम, डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा, LGDS, याद रखना, ठीक। लाइट रिएक्शन अकर इन ग्रेना, डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। एक सवाल याद हो गया। चलो डार्क रिएक्शन की बात करें बेटा, तो डार्क रिएक्शन में एक अगला सवाल याद रखना है कि डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन होता है, अर्थात CO2 कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज बाय रिडक्शन प्रोसेस। भाई CO2 रिड्यूस होता है ना ओवरऑल रिएक्शन में, ठीक। आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो इसका। अरे भाई CO2 में है तो +4 है, और C2H6H12O6 करोगे, 12 कट गया, 0 हो गया। अब प्लस से 0 की ओर जाएगा तो रिडक्शन ही होगा ना। तो बेटा ध्यान देना, ये मतलब डार्क रिएक्शन में होता है। लेकिन डार्क रिएक्शन होती कैसे है, इसका इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिला, इसके बारे में कहानी एक छोटी सी देखते हैं। बेटा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में एक कंट्री है इस दुनिया में, अमेरिका, जानते हो, उसको अपने से ज़्यादा एडवांस लोग बर्दाश्त नहीं होते हैं। उसने जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो दो बड़े शहर जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया थे उनके डैमेज कर दिया। उस दौरान बेटा उसमें यूज जो रेडियो एक्टिव मटेरियल थे वो स्कैटर्ड हो गए। और आपको पता है रेडियो एक्टिव के T-हाफ या हाफ लाइफ पीरियड बड़ा लंबा होता है और बड़े लंबे समय तक होते हैं। ये आप पता ना, रेडियो एक्टिव वाला चैप्टर पढ़े होगे? नहीं पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही पढ़ा होगा T-हाफ वैल्यू, T-हाफ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अब वो जो हार्मफुल वो रेज जो निकलती उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये बेटा इनका बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। तो एक साइंटिस्ट थे मिस्टर मेल्विन कैल्विन, M कैल्विन, हम लोग अक्सर M कैल्विन बोलते हैं, पूरा नाम है मेल्विन कैल्विन। इनके दिमाग में एक बात आई कि वहाँ जो रेडिएशन है अगर उसको हम लोग किसी अच्छे काम में यूज कर लें तो वहाँ जो पॉपुलेशन को प्रॉब्लम हो रही है उससे वो बच जाएंगे। एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ ये जापान पहुँच गए। जब उन्होंने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की, उस दौरान उन्होंने देखा कि जो एनवायरमेंटल CO2 है ये कैसे फिक्स होता है। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, उसके पहले एक सवाल बनता है PMT में, वो बता दूं। पहला सवाल यही बनता है कि कैल्विन साहब ने कौन सा प्लांट या कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। क्लोरेला एंड सेंटेसमस, क्लोरेला एंड सेंटेसमस, बोथ आर ग्रीन एल्गी, दोनों क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी होते हैं। हो गया। इन्होंने क्या देखा कि जब CO2 अंदर जाती है तो एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है। तो एक सिंपल सी बात है, हमारे दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, 1 कार्बन का CO2 गया, 3 कार्बन का मिला, मतलब कोई 2 कार्बन का कंपाउंड होगा जो एक CO2 को जोड़ करके 3 कार्बन का बन जा रहा है। समझ में तो शुरू में ही आएगा। लेकिन जब इन्होंने उस स्टेप्स को पढ़ना शुरू किया तो पता चला भाई CO2 को जो एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है
दैट इज़ नॉट 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज़ 5 कार्बन कंपाउंड। क्या होता है? 5 कार्बन कंपाउंड होता है। और इन्होंने देखा ग्लूकोज कैसे बनती है। तो ग्लूकोज बनने के दौरान ये साइकिल वापस वहीं पे जो एक्सेप्टर था वापस रीजनरेट हो जाता है। तब हमें एक साइक्लिक प्रोसेस मिल गई। तो हम लोगों ने इसे कहा केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल। और इस केल्विन साइकिल में जो पहला विजिबल स्टेबल कंपाउंड हमने पाया वो क्या पाया? 3 कार्बन का। क्या पाया? इसलिए इस केल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या हो गया? C3 साइकिल। क्या हो गया? C3 साइकिल। इतनी बात होगी। अब C3 साइकिल को हम एक्सप्लेन करना चलते हैं। हमने क्या देखा कि ये जो यहाँ पर C3 साइकिल है, इस C3 साइकिल में 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा रीजनरेशन। ये होता 3 स्टेप। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ। आपका रसायन शास्त्र क्या कहता है? कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का एडिशन। यही हुआ। तो बेटा यहाँ पर इन्वायरमेंटल CO2 आता है। और आपको बता दूं, मैं आपको एल्गी में भी बताया था, पूरी दुनिया में जितना CO2 फिक्सेशन होता है उसका अमाउंट है 4 × 10 पावर 13 kg/annum। इतना बड़ा अमाउंट है जो हर साल फिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक, इधर ध्यान देना। अब ये कार्बन का CO2 यहाँ आता है अंदर। यहाँ 5 कार्बन का कंपाउंड होता है RuBP। खुशी, RuBP का नाम बताओगी क्या होता है? रोहित, RuBP पूरा नाम? मदन गोपाल, तुम बताओ। छवि, साहिब, अनुराग, पूरा नाम बताओ। हाँ, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनिक, अगर हम चेन स्ट्रक्चर इसका बनाएं, आप बनाते हो नॉमेनक्लेचर पढ़ते समय, उसके पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ते हो ना, एक तो स्ट्रक्चर होता है, फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, एक बिना बॉन्ड वाला होता है, अगल बगल लिख देते हैं। तो हमने 5 कार्बन बनाया, इसके पहले पोजीशन पर H3PO4, दूसरे पोजीशन 5वें पोजीशन पर भी होता है, इसलिए इसे कहते हैं 1,5-बाइफॉस्फेट। नॉमेनक्लेचर तो यही कहता है ना, लोकेशन बता के अगर 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई लगा दो। अगर यहाँ होता तो हम कहते 1,1 डाई और 5 ऐसे करते। तो ये हो जाएगा राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। हो गया। अब ये प्रोसेस जो हो रही है उसे हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेशन। आपको पता है बेटा, हमारी बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शन है मोस्ट ऑफ देम कंट्रोल्ड बाय, रेगुलेट बाय एंजाइम्स। तो क्या यहाँ पर जो एंजाइम आएगा उसका नाम आप बता सकते हैं? कार्बोक्सिलेज। लेकिन किसका कार्बोक्सिलेशन? RuBP का। तो इसका नाम क्या हो गया? RuBP कार्बोक्सिलेज। लेकिन जब हमने उस RuBP कार्बोक्सिलेज को जाके देखा तो बाप रे बाप, ये तो बड़े दोहरे किस्म के इंसान है, डबल स्टैंडर्ड है। कार्बोक्सिलेशन भी करते हैं, ऑक्सीडेशन भी करते हैं, ड्यूअल नेचर। भाई मैंने बोला डबल स्टैंडर्ड टाइप के हैं ये। तो बेटा ध्यान देना, तो इनका नाम हम पूरा लिखेंगे, पहले सब्सट्रेट प्लस एज। रूबिस को लिखने का तरीका देखो, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या ऑक्सीडेज। हो गया। एक कमाल की बात जो आपके एग्जाम में आती है, बात तो कमाल की लेकिन आती है नीट में।
रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन ऑन दी अर्थ सरफेस पर दुनिया में लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम कौन है? रुबिस्को। वैसे मेरे बच्चों, आप जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बात और बता दें, एनिमल किंगडम की पर्टिकुलर अगर बात करें, कोलेजन प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल में बताऊंगा, तो ये लाइन वहीं की है। ठीक बेटा, ध्यान देना, अगर पूरे दुनिया की बात करें तो रुबिस्को ज़्यादा है, अगर पार्टिकुलर प्लांट किंगडम की बात करें तो रुबिस्को है, लेकिन एनिमल किंगडम को अलग कर दे तो केवल पार्टिकुलर उस लोकेशन पे कौन सी ज़्यादा है? कोलेजन। और कोलेजन बेटा आपकी स्किन के नीचे पाई जाती है, बड़ी अच्छी टिश्यू है। अगर वो धीरे एज के साथ जब डिजॉल्व होने लगती है तो स्किन हमारी रिंकल कर जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर कोलेजन आप मेंटेन रखते हो तो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। अरे बुढ़ापे में जवान दिखने की जरूरत क्या है? नहीं तो जिंदगी भर एक ही अवस्था में रहोगे। अरे हर जिंदगी के हर पड़ाव को एंजॉय करना चाहिए। आप पहले बच्चे होते हो, फिर भैया दीदी बनते हो, फिर अंकल आंटी बनते हो, फिर उसके बाद दादा दादी भी तो दिखना चाहिए। तो कोलेजन बचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बचाना चाहते हो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हल्दी, कुरकुमा डोमेस्टिका, मैंने बताया था एक बार, कुरकुमा डोमेस्टिका का गर्म पानी के साथ हफ्ते में 2-3 दिन एक गिलास आप पियो, या फिर हल्दी वाला दूध पियो, कोलेजन फाइबर आपका कम डिजॉल्व होगा लंबे। और इसके साथ आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको हमेशा मेंटेन रखती है, लेकिन प्रॉपर करो तो ठीक। एक्सरसाइज और कुरकुमा डोमेस्टिका बड़ा यूज़फुल है आपके कोलेजन को मेंटेन करने में। ठीक, चलो, नहीं तो फिर वही झुर्रियाँ आ जाएंगी, फिर स्किन लिफ्टिंग कराओ। कई ओल्ड लोग करवाते हैं जिनका चेहरे वाला काम है, चेहरा दिखा के पैसा कमाना, मॉडल टाइप के लोग, तो वो है। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, जब ये जुड़ेगा 5 1 6, लेकिन हमने कहा कि 3 कार्बन का बनेगा। जब यहाँ 3 का बनेगा तो आप कहोगे 3 कार्बन का है। जब 3 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अभी इसका कितना था? 1 मॉलिक्यूल। इसका कितना था? 1 मॉलिक्यूल। अब वो 3 कार्बन कंपाउंड है कौन? वो पागल होता है, पागल कहीं के। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन फॉस्फेट की लोकेशन क्या है आपको पता है ना? ग्लिसरॉल 3 कार्बन का होता है। अभी किसी ने उस दिन मेरे से IPSC नाम पूछा था, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, किसी ने पूछा था। हाँ, तो उसी का था, ग्लिसरॉल का ही। तो बेटा ध्यान देना, 3 होते हैं। इसके पहले लोकेशन क्या लग जाएगा? फॉस्फेट। वो तीसरे लोकेशन क्या लग जाएगा? फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हो गया। अब कार्बोक्सिलेशन पूरा हो गया। अभी तक हमें लाइट रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अब पड़ेगी। लाइट की नहीं, उसके प्रोडक्ट। इसके जो 2 प्रोडक्ट हैं, ATP और NADPH या PS2 या PH, इनकी जरूरत पड़ेगी। बेटा सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ATP। 2 मॉलिक्यूल है तो आप 2 ATP ले लो। अब फॉस्फेट निकल के 2 ADP आ जाएगा, लेकिन लोकेशन क्या हो जाएगी इनकी? 3 कार्बन कंपाउंड है तो 1,5 कहाँ से आएगा? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी बेटा 2 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब आएगा हमारा हाइड्रोजन सोर्स, NADPH या DPH2। ठीक, ये हाइड्रोजन का पैकेट है। इनका काम, इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन लेके घूमते हैं, डराते रहते हैं, चिपकाओ क्या। तो ये क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे। जब इसको चिपका देंगे, इसके पास हाइड्रोजन आ गया, ये तो पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। और पागल हो गया तो क्या बोलेंगे? PgAl। पागल के पास बहुत सारा हाइड्रोजन है, खुशी के मारे पागल है। इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहाँ हमें मिल गया NADP प्लस लगाओ ना। H2 होता तो H प्लस करता, मैं केवल H लिखा हूँ ना, इसलिए P प्लस हो गया। बेटा यहाँ तक बन गया। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन डाल के इसको रिड्यूस किया है, इसलिए ये वाली स्टेप क्या हो गई?
क्या हो गई? रिडक्शन। हो गया बेटा। ये क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कितने बने? 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल। हो गया बेटा। एक बात ध्यान देना, अब तीसरा स्टेप है हमारा रीजनरेशन। यहाँ चलो रीजनरेट हो साइकिल हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज कहाँ गया? बाहर। बेटा ध्यान देना, यहाँ से बनेगा ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? आपके फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन क्या कहता है कि ग्लूकोज किससे बनता है? CO2 से। एक CO2 में कितने कार्बन? 1। ग्लूकोज में तो कितने CO2 चाहिए? नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई। एक CO2 में 1 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो ग्लूकोज के लिए 6 CO2। 6 CO2 मतलब हमें यहाँ से 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल जब 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, ये भी 12, ये भी कितना हो जाएगा? 12। वो 12 हो गया। हो गया बेटा। अब ये जो 2 मिला था कितना मिल जाएगा? 12। हाँ कोई बच्चा बोल रहा है 6 से 6 नहीं मिलेगा। क्यों? 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल है तो 6 दूनी 12 हो गया ना। बेटा इधर ध्यान देना। अब क्या करो आप? 12 हो गए। इतनी बात सुन में आ रही? 12 हो गए। 12 मॉलिक्यूल। कार्बन कितना? 3। एक कार्बन कितना है? 3। 12 गुणे 3 कितने हो गए? तो यहाँ 6 कार्बन कर लो, बचे कितने? 30 बचे ना। अगर टोटल 6 साइकिल में 30 है तो एक साइकिल में कितना होगा? 5। तो इसका मतलब यहाँ 5 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। RUMP 5 कार्बन का मिल गया। अब RUMP में हमने डाला ATP। हो गया। क्या हो जाएगा? RUBP। साइकिल 6 है तो यहाँ 6 साइकिल कर लो, यहाँ 6 ATP कर लो। हो गया। कार्बन 5 है। अब देखना एक ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल कितनी? 6। तो टोटल ATP कितने? 12 6 18। टोटल NADPH2 कितने? 12। CO2 कितने? 6। एक ग्लूकोज बनाने, सवाल आपका यही है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी साइकिल चाहिए? 6। 18 नहीं, साइकिल 6। साइकिल पूछा गया तो ATP, मैं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है तो वही बताएंगे मेरे मामा विधायक हैं। अरे अपना नाम बताओ भाई। तो CO2 कितने चाहिए? 6। ATP कितने चाहिए? 18। NADPH2 कितने चाहिए? 12। हो गया। ये साइकिल आपकी कंप्लीट। क्वेश्चन आता तो यही है, लेकिन जब ये भी तुम गलत कर आते हो। चलो रुबिस्को फर्स्ट रिसेप्टर, पहला विजिबल कंपाउंड, नंबर ऑफ ATP NADPH2, नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड। इतने सवाल बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है ये वाला, ठीक, नंबर ऑफ ATP वाला। समझ गए ना? अब हमारे पास ये कहानी चलती रही पूरी दुनिया में। कुछ साल बाद दो अलग साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा एक अपील है दुनिया के वैज्ञानिकों से, जो बॉटनिस्ट हैं हमारे, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। लोगों ने कहा भाई क्या अपील है? उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया में केवल C3 साइकिल से CO2 नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इसके अलावा अल्टरनेट साइकिल चलाते हैं, और वो दोनों महान वैज्ञानिक का नाम है मिस्टर हैच एंड मिस्टर स्लैक। हैच एंड स्लैक साइकिल इज अल्टरनेट साइकिल फॉर कैल्विन साइकिल, क्या? कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। उसके डिस्कस करते हैं। फिर जब उनसे जानकारी ली गई कि भैया आप बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या आपने देखा कि आप कहते हैं अलग है? उन्होंने कहा देखो जी, कहानी सुनना, कहानी सुनोगे तभी क्लियर होगा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास अलग अल्टरनेट साइकिल की बात हम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं।
ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन इज स्लाइटली वार्मर देन अदर रीजन या टेम्परेट रीजन, थोड़े से गर्म इलाके होते हैं। और आपकी केमिकल साइंस के अनुसार अगर हीट बढ़ता है तो गैस एक्सपेंड कर जाती है, सही है ना अंकित? बात सही है कि नहीं? गर्म करने से गैस एक्सपेंड कर जाती है, दूर भाग जाती है। आप सीधी सी बात है, गर्मी आ गई, आपकी सांसें दिख नहीं रही हैं। ठंड में हर सांस दिख रही थी, कितना धुआं आप निकाल रहे हो। गर्मी में नहीं दिखती। क्या नाखून चबा रही हो सुबह से, भूखी हो? चलो मैं कल काटूंगा, लेते हूँ। हाँ नहीं, अगर जरूरत हो खाने को तो ला दूँ, फेंक दूंगा, अपना अपना खाती हूँ बस। अच्छा नहीं, वैसे बताऊंगा नहीं मैं किसी को, मैं ला दूंगा, ठीक है। बेवकूफ, नाखून चबा रही है, तू भी चबा रहा है, मैं देख रहा हूँ। तुम लोग पैरों के भी चबाते हो अपने घर पे बैठ के? अच्छा मुँह तो खाते ही नहीं, नहीं तो वो भी चबा जाए। चलो इधर देखो, हैच एंड स्लैग साइकिल में कहा गया कि ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन के जो कुछ प्लांट है वो गर्म इलाके में हैं। तो लीफ सरफेस है तो गर्म इलाका है, तो यहाँ पर सरफेस के पास CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, दूर भागेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कम कंसंट्रेशन पे CO2 को लपक सके। ठीक है, चलो ये बात तो आपको मान लेते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला पौधा हैच एंड स्लैग साइकिल करेगा या C3 साइकिल नहीं करेगा? जिन्होंने कहा भाई एक बात बताएं, बाहर से आपको दिखे ना दिख, लेकिन अंदर से दिखता है। टॉमी मतलब काटना, एटम जो डिवाइड ना हो पाए, एटम होता ना, टॉम मतलब काटना। एनाटॉमी, एना मतलब अंदर, टॉम मतलब काटना, अंदर काटो ना। तो एनाटॉमी चल के देखते हैं लीफ की, आपको एक वर्ड बता दिया, टॉम जिसमें मतलब कटना, एटम जो ना कटे, एनाटॉमी अंदर से अंदर की ओर काटना, समझ गए ना? हाँ देखना, इन्होंने कहा कि अगर इनके लीफ को देखें तो इनकी लीफ शो करती है क्रायन्स एनाटॉमी। क्रायन्स एनाटॉमी क्या होती? क्रायन्स एनाटॉमी होती जहां पर लीफ की सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू 2 टाइप्स, मीजोफिल एंड। पत्ती को देखो, डंठल सा गया होता है ना मिडरिब, उसके चारों ओर वेस्कुलर बंडल बन जाएगा, वेस्कुलर बंडल चारों लेयर बन जाएगी, बंडल सीथ। बंडल सीथ आर कॉम्पैक्ट, एक दूसरे के साथ जो कॉम्पैक्ट होते हैं। कमाल की बात, जो सवाल है, हाँ बताओ सानिया क्या सवाल है इसमें? मेरे को क्या पता, सुनो अब पता चल जाएगा। जो बंडल सीथ होती है इनमें नंबर एंड साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है। इनसाइड की लाइन है ना, ध्यान रखना। कमाल की बात इसके साथ ये है, साइज तो बड़ा होता है लेकिन इसमें ग्रैनम नहीं होते, एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। तो भैया यहां पर लाइट रिएक्शन नहीं होनी, लाइट रिएक्शन नहीं। इसका फायदा मिलेगा हमें, जो मिलेगा आगे बताऊंगा। अब देखना, अब इस साइकिल को हम बनाते हैं। इधर आइयो, हाँ इधर, हाँ बड़ा खटखट की शोर कर रहा है। शोर क्यों कर रहा है इतना? सुनो, मेरे लिए तू इस लायक हुआ? कह रहे मेरे लिए। अच्छा तुम लोग लाने जा रहे हो, फिर क्या करो? चलें। बेटा चाय ना पिया करो तुम लोग। मुझे एक लड़की ने बताया था कि चाय बच्चों को नहीं पीना चाहिए। वो एक दिन ऐसे मैं चाय की बातें कर रहा था, तो अब कितना गिरेगा? तो उसने कहा कि सर मैं चाय नहीं पीती। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन लॉजिक क्या है? उसने जो लॉजिक दिया ना भाई साहब, मैं तो सरप्राइज रह गया। पता है क्या कही सर चाय पीने से काले हो जाते हैं। मैं कहा
कहा बेटा तेरी लॉजिक तो ज़्यादा ही सही है। हम कहते तो बस ठीक है तेरे लिए तुम मत फिक्र कर। हाँ? तो अपने अपने कंसेप्ट है। अब हम लोग बिना चाय के रह नहीं पाते हैं, दिन में कितनी दर का जाता है। हमारा कंसेप्ट है कि लोगों का रोजगार चलता रहना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ, लेकिन बड़ा रोजगार नहीं चलवाते कि शाम को बोतल लेके बैठ जाएं, ठीक है। हम सिर्फ छोटा रोजगार चलवाते हैं, ठीक, जितना अपना ब्योत है। हाँ हाँ, अब इसको देखो इतने ठीक है। अब नया भी खुल रहा है ना एक तुम्हारा, नहीं वही 2 में काम चल जा रहा है। 2 भी नहीं, बिक गए तो मत छुपा, कोई पैसा लूट नहीं लेगा ना, तेरे ठेके पर खरीदने जाएगा, तो टेंशन ना ले, कोई फ्री में नहीं लेगा। चलो इधर देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे हैच एंड स्लैग साइकिल की। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे 2 तरह की सेल है, मीजोफिल सेल, बंडल शीथ। आप अगल बगल बना लो, ऊपर नीचे बना लो, आपकी मर्जी है। बंडल शीथ सेल हो गया। बेटा ध्यान देना, मीजोफिल सेल में एंट्री हो गई इन्वायरमेंटल, इसको ट्रैप जिसने किया वो तो एंजाइम, पीईपी, एनसीईआरटी लिखती है पीईपीए, पेपा, बात वही है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 1 कार्बन कंपाउंड है। 3 1 5 4, 3 1 4, 4 कार्बन का कंपाउंड बने, इसका नाम क्या होगा? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहला विजिबल कंपाउंड 4 कार्बन का, इसलिए इस साइकिल का नाम C4 साइकिल। बेटा यहां पर CO2 जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन। क्या हो रहा है? लेकिन किसका? पेप का, इसलिए हो जाएगा पेपकेज या पेपको। क्या हो गया? पेपकेज, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। अब कमाल की बात यहाँ ये है कि रुबिस्को के कंपैरिजन में जो पेपकेज है कम कंसंट्रेशन CO2 पर काम करवा देता है। इसका मतलब CO2 बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, एक फालतू वाला, बेवकूफ़ी वाला सवाल नहीं, कि जब एक्सेप्टर RUBP और PEP होता है तो बार बार रुबिस्को और पेप्को को आप क्यों कंपैरिजन करते हो? आपको RUBP और PEP का आप कंपेयर करना चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि जो भी कैटलिस्ट या एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन होती हैं उनमें होता क्या, एज कंसीडर मैं कि एक एंजाइम हूँ, मुझे 2 रिएजेंट को लेना है, तो जो एंजाइम क्या करता है, एक तरफ से एक रिएजेंट को पकड़ता है, दूसरे को दूसरे से, फिर इनको बॉन्ड बना के खुद अलग हो जाता है। तो इस कैटलिस्ट की जितनी एबिलिटी होगी CO2 पकड़ने की, उस हिसाब से रिएक्शन करवाएगा ना। समझ गए ना? तो इसका मतलब एबिलिटी यहाँ किसका कंपेयर करेंगे? एंजाइम की, ना कि रिएजेंट या सबस्ट्रेट की। समझ गए? तो इसका मतलब जो पेपकेज है इसकी CO2 बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है इन द कंपेयर ऑफ रुबिस्को। OAA reduce into मैलिक एसिड, रिड्यूसिंग पावर NADPH किसमें बदल गया? मलिक साहब में। हाँ, मैलिक एसिड हो गया। अब मलिक साहब यहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे बंडल शीथ में, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे किसके जरिए? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। ये 4 कार्बन के हैं। अब ये क्या करेंगे? एक CO2 छोड़ देंगे, 3 कार्बन के कंपाउंड में बदल जाएंगे। किसमें? म्यूजिक अच्छी है ना, ना कोई बात, म्यूजिक अच्छी। पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? यहाँ। और इसका क्या होगा? इनोलेशन, एनर्जी कंज्यूम्ड, इनोलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? ADP बनेगा बाय कंजप्शन ऑफ ATP। लेकिन अगर ADP लिखेंगे तो मैं 2 लिखूंगा, वरना ATP को AMP में बनाऊंगा। तो मैं यहाँ 2 लिख दूं, ज़्यादा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी।
लेकिन जब यहाँ देखो ये रिड्यूस होकर के मैलिक बना था, जब ये अब छोड़ेगा तो यहाँ पे NADPH भी तो बनेगा। अब बेटा ये जो CO2 है ना, ये CO2 को रिसीव कर लेगा RUBP और यहाँ बना देगा ग्लूकोज। हाँ वही कर रहा हूँ जिससे बच्चों को समझ में आए। C3 हो गया, हो गया। अब कहानी समझना, ये और ये तो कैंसिल हो गए, बात समझ गए ना, सब समझना यहाँ ध्यान से। सौरभ इधर देखो, अगर C3 से यहाँ, यही C3 है पीछे वाला, तो यहाँ पे आपके पास है 18 ATP और 12 NADPH फॉर 1 ग्लूकोज। लेकिन बेटा यहाँ 6 CO2 लाने के लिए इधर से 6 साइकिल आएगी ना, जब 6 आएगी तो ये कंज्यूम होगा, लेकिन हमें यहाँ मिल जाएगा। बात हो गई। थोड़ा और पीछे चलते हैं, इस 6 को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से भी जाएगा। 6 गुणित 2 कितने हो गए? 12। तो प्लस कितना हो गया? 12 ATP। टोटल इस रिएक्शन में कितने हो गए? 30 ATP एंड 12 NADP। हो गया? ये कहानी समझ में आ गई। अब एग्जामिनर अंकल का नया सवाल, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है पर मेरा है। टेढ़े मेढ़े कुरकुरे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। मैंने डॉक्टर के बोर्ड पे देखा था टेढ़े मेढ़े दांत और आगे बढ़े हुए दांत, रूट कैनाल करवाएं डॉक्टर मुंजाल। मैं कहा अरे बहुत सही यार। फिर वहाँ लिखा था टेढ़ा है पर मेरा है। हम के बहुत सही भाई डॉक्टर साहब, हमारा भी टेढ़ा है, देखो नीचे वाला। हाँ, बचपन में जब दांत उगने लगते हैं ना, हम बच्चे क्या करते हैं, सब करते रहते हैं तो आगे पीछे हो जाता है। हाँ, दांत के मामले में लड़कियाँ बड़ी सही होती है, इनके दांत सब निकाल देखो बड़े सही होंगे, और लड़के निकालना 80% पाएंगे टेढ़े मेढ़े क्योंकि हम लोग लाइफ रफ एंड टफ होती है, इनकी बड़ी सेफ यूं फ्लावर की तरह। ये इनका नाम पुष्पा है तो फ्लावर ही है, लेकिन अगर इसका नाम पुष्पा है तो फायर है चलो आगे देखते हैं। बेटा आप समझ रहे हो, जो एग्जामिनर अंकल का सवाल, रुक जा तो रुक जा थोड़ा सा ना। एक बार तू गिरा था, आधा टूटा है। गिरा था, किसी ने मारा था? पहले ईमानदारी से बता दे। गिरा था तो मैं कहता हूँ ना गिर गया। चलो इधर देखते हैं एग्जामिनर अंकल का सवाल कैप इस पे लगाने की जरूरत नहीं बेटा। इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा अभी ग्रोथ होगी ना, इनेमल जैसे बढ़ेगा, नीचे वाले दांत के साथ अपने आप बराबर हो जाएंगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ इनेमल बेटा लगातार बढ़ता रहता है। मैंने पढ़ाया था न्यूट्रिशन में, अगर नीचे का दांत एब्सेंट होगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन नीचे का दांत बराबर है तो वो ग्रोथ के साथ पैरेलल हो जाएगा। प्रॉब्लम तब होती है जब और ऊपर से टूटा होता, तब तुम्हें कैप की जरूरत पड़ती है। अभी जरूरत नहीं है, तुम्हारा सही हो जाएगा धीरे धीरे। इधर देखो, एग्जामिनर अंकल का सवाल है कि विच ऑफ फॉलोइंग साइकिल इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स? C3। देखो अकेला भी है, इसके साथ भी है। और एग्जामिनर अंकल पूछेंगे वो कौन सी साइकिल है जो ग्लूकोज बनाने के लिए रिक्वायर्ड है? C3। C4 के साथ चिपकी है, और इसीलिए वो आता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? C3 साइकिल इज एसोसिएटेड इन C4 साइकिल। और एक बात ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है दैट इज ग्रेटर इन C4 प्लांट, बिकॉज 2 बार CO2 फिक्सेशन, फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता। ये क्या फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता? इसके लिए सबसे बड़ा क्लू ये है कि यहाँ पर एक ग्रैनल है, जहाँ लाइट रिएक्शन है वहाँ रुबिस्को नहीं है, जहाँ रुबिस्को है वहाँ राइट रिएक्शन नहीं है, ग्रैनम नहीं है। बात तो वही होगी ना। तो ये और दूसरी बात, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्लोरोप्लास्ट बड़े बड़े है। एग्जाम्पल गन्ना, गन्ना का नाम बोटेनिकल नेम शैकरम ऑफिसिनेरम, मक्का का नाम जीमेज। सोरगम बाजरा, हाँ इसी का एग्जाम्पल है, सोरगम बाजरा होता है। ज्वार, बेसिकली सोरगम अगर लिटरेचर हिंदी निकालो तो ज्वार निकल के आता है। हाँ, इंग्लिश में ब्लैक पर्ल कहते हैं बाजरे को, काला मोती, ब्लैक पर्ल। मिलेट्स, इंग्लिश वाले मिलेट्स लिखते हैं वैसे, मिलेट्स। हाँ चलो बेटा, अब हमारे पास है कैम प्लांट। लास्ट में बता दूं, चलो अभी बता देता हूँ। वारबर्ग इफेक्ट। बेटा वारबर्ग इफेक्ट ये पता चला, एक डॉक्टर वारबर्ग साहब थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया
कि अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ऑक्सीजन बन रहा है लाइट रिएक्शन में, अगर वो ऑक्सीजन बाहर ना निकले अंकित, अगर वो ऑक्सीजन बाहर ना निकले तो मैंने हाथ में चोट कैसे लगी? कल तो नहीं लगी थी ना चोट, कल शाम को लगी चोट। कैसे, कहाँ, पैड़ियों से गिर गया? कैसे कैसे? सीढ़ियों से, मतलब फिसल के आ गए क्या? पैर वैर में तो नहीं लगी? क्योंकि भाई सीढ़ी पे फिसलने वाली चोट बड़ी खतरनाक होती है। एक बार मैं खुद ही गिरा था ऊपर, यहीं 2015 की बात है कि 14 की बात है। मैं ऐसे निकला और पता नहीं क्या ताला बंद कर घूमा, खट की आवाज़ आई, मैं पैर नीचे रख दिया और देखा इधर ठुक 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 ठुक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? देखो तुरंत तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हल्का हल्का दर्द हो रहा, चलो ठीक है हो गया। उसके जीन्स पैंट थी कोई। जब शाम को मैं घर गया दिन भर पढ़ाने के बाद, और जैसे इसको ओपन किया, अनड्रेस किया, तो पता चला कि यार ये पूरा लाल हुआ पड़ा है। तो देख के और दर्द होने लगा। मैं कहा यार ये तो कोई साइकोलॉजिकल हो जाता है ना। फिर उसके बाद फिर मैं कहा यार टेबलेट लाओ, टेबलेट मंगाया, उसकी सिकाई सुई की। हमको यार ये तो बड़ा ये सरकते चले गए ना 7-8 का खतरनाक काम हो गया था। ऐसे टर्न होता है ना, टर्न तक गए थे धड़ाम से। वो मुझे याद इसी लेकर आऊँ कि अगर पैड़ियों से गिरो तो बड़ा खतरनाक हो, तुरंत तो नहीं पता चलता। आज ही मतलब कार पलट गई। अरे वाह, चलो कोई नहीं, इधर देखते हैं बेटा। वार्बर इफेक्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में जो ऑक्सीजन बन रहा है वो, वैसे नियम ये है कि ऑक्सीजन बाहर इवॉल्व होता है, बाहर निकल इन्वायरमेंट में आ जाता है। लेकिन अगर वो ना निकले, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगे, मैंने आपको बताया है कि अगर 21% तक स्टोर होने लगता है तो फोटोरिस्पिरेशन मैंने लिखा है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो बेटा तो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाता है, दैट इज वार्बर्ग इफेक्ट। अब कम कैसे होता है? दैट इज फोटोरिस्पिरेशन की वजह से। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कम होना वार्बर्ग इफेक्ट, बस इतने जान लो तुम। अब हमारे पास है कैम प्लांट तो एनसीईआरटी में है नहीं, चलो उसे छोड़ देते हैं। अब करते हैं फोटो रिस्पिरेशन। आप अगर एक जनरल आइडिया लें ऋतिक, हम लोग रिस्पिरेशन के बारे में कि भाई रिस्पिरेशन क्या है, तो एक जनरल आदमी क्या बोलेगा? सांस लेना, सांस छोड़ना, O2 लेना, CO2 छोड़ना, रिस्पिरेशन में ही बोलते हो ना। इन जनरल अगर किसी आदमी से बोलो जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है, वो क्या कहेगा? भाई O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, दैट इज रिस्पिरेशन। और ये बेटा हर लिविंग बीइंग के लिए ट्रू है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जब लाइट होती है सनलाइट, तो CO2 नहीं छोड़ते हैं, वो सिर्फ O2 छोड़ते हैं, सिर्फ O2 छोड़ते हैं लाइट के प्रेजेंस में। लेकिन जब प्लांट लाइट के प्रेजेंस में CO2 छोड़ने लगे, दैट इज लाइट में रिस्पिरेशन, फोटो रिस्पिरेशन। क्या कहेंगे? फोटो रिस्पिरेशन। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि बेटा जो रुबिस्को था ना, वो डबल स्टैंडर्ड एक्शन करता है, तो अब उसको CO2 नहीं मिल रहा है, O2 मिल रहा है। तो 5 कार्बन कंपाउंड पे जो एक CO2 जुड़ के 6 बनता था, अब कार्बन नहीं मिल रहा है, अब 5 रहेगा, तो एक मॉलिक्यूल 3 PGA बनेगा, एक 2 कार्बन का बनेगा। ये जो 2 कार्बन वाला है आगे जाके CO2 छोड़ेगा। इसका मतलब जो 2 फोटोसिंथेसिस जो थी वो भी 50% हो गई, क्योंकि साइकिल में 2 PGA बनता, अब 1 बन रहा है। फोटोसिंथेसिस आधी हो गई कि नहीं? इसका मतलब फोटो रिस्पिरेशन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करता है। लेकिन इस बात से हमें खुशी होती है। आप कहोगे दुख होना चाहिए जी, हमारा प्रोडक्ट कम हो रहा। नहीं बेटा, फोटो रिस्पिरेशन एक अच्छी प्रोसेस है, सेफ्टी वाली प्रोसेस है। क्यों? अगर वो जो ऑक्सीजन वहां इकट्ठा हो रहा है, अगर वो ऑक्सीजन हमारा प्लांट यूटिलाइज ना करे तो वह ऑक्सीजन हमारे फोटो पिगमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। कभी कभी जो चीज़ हमें एक नज़र में दिखती है यार ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, उसके अंदर तह में जाओ तो पता चलता है किस लिए हुआ है। ध्यान देना, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट से बचने के लिए फोटो रिस्पिरेशन बड़ा यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जब मैंने C2 साइकिल बताया तो मैंने बताया था ये 2 C2 2 कार्बन के जब 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो 4 हो जाते हैं।
तो इसमें से एक पीजीए मिल जाएगा 3 कार्बन का, एक CO2 निकल आएगा, तो 25% फिर गेन हो गया ना। तो ओवरऑल केवल हमारा 25% का लॉस होता है। ये मैंने प्रूव किया था C2 साइकिल में, और ये भी बताया था अमोनिया जो निकलता है आकर के इधर जुड़ जाता है, तो उसमें डिटेल में ना जाओ। इसका मतलब यहाँ एक बात हुई, यहाँ कोई ATP नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, मतलब कोई वैसी चीज़ अलग से नहीं मिली। हम लोग कहते हैं फोटो एक्सप्रेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस, काम होता रहता है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता, इसलिए कहते हैं वेस्टफुल प्रोसेस है। 50% फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ATP तो कुछ तो बनती है। आपने कहा भी 50। हाँ तो बेटा मैं बताने चल रहा हूँ कि लेकिन पूरा नहीं गेन हुआ ना, तो हम तो वेस्टफुल ही कहेंगे भाई। अगर 100 रुपये आप कमाते हो तो 75 कमा रहे हो, तो नुकसान हो रहा है। ध्यान रखना, हार्मफुल नहीं, वेस्टफुल। हार्मफुल मत लगा देना आंसर। अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास लॉ ऑफ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। करा दें? चलो करा देते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। कभी कभी क्या हो गया भाई रोहित सिंगल? ब्लैक मार्कर कहाँ है? बातें ना करो, इधर देखो, ये है आपका थाइलाक्वाइड। क्या है? थाइलाक्वाइड नाम साहिब किसने दिया था? सिर्फ साहिब बताएगा, सिर्फ साहिब बताएगा, नहीं बता पाएगा तो मुक्का खाएगा। देखो पहले से मार खाने के लिए तैयार हो गया, मतलब बताना नहीं है, मार खाना है। मैंक, बेटा मैंक ने दिया था। वो पहले से करा, लो मुक्के मार लो। देखो सुनो बेटा, इधर थाइलाक्वाइड में कितने मेम्ब्रेन होते हैं हर्षवर्धन? कोई नहीं बोलेगा, हर्षवर्धन बोलेगा। पासवर्ड लगाना पड़ेगा क्या? बोलो फिर, कितने मेम्ब्रेन होते हैं? एक। कितने मेम्ब्रेन होते हैं? एक। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और थाइलाक्वाइड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और बेटा इसके अंदर क्या होते हैं? फोटो सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लो नया वर्ड मिल गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। AIPMT में आया हुआ सवाल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज फाउंड इन 90% बच्चा लगा के आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहां टॉपिक है। लेकिन बेटा दो इलेक्ट्रॉन जहां जाए वही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये तो हमने लाइट रिएक्शन में भी देखा है भाई। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, ध्यान रखना, समझ गए? नहीं, वह माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे तो ये था, A and B नहीं था। नहीं पूरा पूरा लिख के दिया था। चलो इधर देखो, तुम्हें अभी भी ठंड लगती है, इतना बड़ा जैकेट पहनाते हो? अच्छा नीचे कुछ नहीं पहने हो? अच्छा सुबह आते हो? नहीं हम लोग भी रात को नहीं आते, सुबह ही आते हैं। इतनी हवा भी नहीं लगती बाइक पे आजकल। सुबह हवा लगती है? हाँ आज सुबह जब मैं टहलने गया तो धुंध थी। मैं कह यार मैं 3 बार मोबाइल निकाल दिखा, मैं जल्दी तो नहीं आ गया। बज रहे थे 6:30। मैं कह यार आधी धुंध थी यार, सही बात है। तो इधर देखना, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पाए जाएंगे फोटो सिस्टम। बेटा ध्यान देना, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में आपने क्या देखा था? यहाँ PS2 था, इसे इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ गया था बेटा मनुष्य का? PQ में। PQ में से कहाँ गया था? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। इसे कहाँ गया था? प्रेमचंद में। इसे कहाँ गया था? PS1 में। उसके बाद यहाँ बाहर की ओर जो था NADP+, यही था ना? चलो इसको हम बाहर रख देते हैं एंजाइम के रूप में, NADP रिडक्टेज। अब क्यों रखा? क्योंकि सवाल यही बनता है कि NADP रिडक्टेज की लोकेशन क्या है? आउटसाइड, घुला नहीं होता स्ट्रोमा में, एट
थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन टूवर्ड आउटसाइड और स्ट्रोमल साइड। स्ट्रोमा में नहीं होता तो मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन साइड अलग होती है। ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे वाटर टूटा तो हमें मिला H+, इधर इलेक्ट्रॉन आया, H+, 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 पानी टूटा जा रहा है, H+ बढ़ता 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 जा रहा है। लेकिन इधर देखो, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब भाई इलेक्ट्रॉन अकेले तो जा नहीं सकता, या मॉलिक्यूल के बाइंडिंग फॉर्म में हो तो हम कह सकते हैं शेयर कर सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चक्कर, लेकिन यहाँ पूरी तरह जाना है, शेयर शुअर नहीं करना है, निकल के चले जाना है। ठीक, हाँ, ये गलियाँ हैं चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, है वो वाली कहानी। हाँ, इधर ध्यान देना। अब ये इलेक्ट्रॉन चला, लेकिन इलेक्ट्रॉन बड़ा चालाक होता है, ये बड़ी चालाक है, ये थोड़ा सा ना बड़ी स्मार्ट गर्ल टाइप की होती है। हाँ हाँ, ये हाँ सागर बेटा तू दुखी क्यों हो जाता है, ऐसे होता है। इधर देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन करेगी क्या, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन करेगी क्या, अकेले जा नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, प्रोटॉन से हेलो करेगी, हैं। आजकल देखो बेटा है क्या समाज में, जो कुछ मीडियोकर फैमिली से लड़कियां हैं वो क्या बोलेंगी, भैया रास्ता देना, ठीक, और थोड़ा सा और स्मार्ट है, एक्सक्यूज़ मी, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा वाली जो है तो कुछ तो हेलो भी बोलेंगी, रास्ता देने के बजाय साथ साथ चल देती हैं। वो इस टाइप की है कि मतलब आप हमारा साथ दे दो, बिना जान पहचान पूरा आपका पूरा प्रोटेक्शन ले लेती है, सही ना। बाकी दो कैटेगरी में क्या है कि ये थोड़ा सा गैप बना के रखते हैं। ये वो वाला है कि भाई हम आपको जानते नहीं बट एक दूसरे काम आ जाएंगे, आप रास्ते में अकेले दोनों साथ चलेंगे। तो इनका क्या है कि इन्होंने स्ट्रोमा साइड से H+ ले लिया, प्रोटॉन को हाय हेलो बोला, इसने लिफ्ट दे दिया, अब यहाँ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, पता है क्या कहेगी, मुझे यहीं उतार दो, मेरी मम्मी बुरा मान जाएगी। जाना घर तक है, प्रोटेक्शन भी लेना है, लेकिन घर के बाहर उतर जाना है, मम्मी बुरा मान जाएगी। अरे मम्मी को तो खुश होना चाहिए कि अंधेरे की रात में कोई सेफ्टी से पहुंचा दिया, लेकिन मम्मी बुरा मान जाएंगी। तो क्या करेगी, छोरे को इधर भेज देगी, और एक इधर आ गई, H+ की मात्रा फिर बढ़ गई कि नहीं, बढ़ गई ना। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना है, फिर वही कहानी, लिफ्ट मांगना है, इधर से लेना है H+, इसको इधर फिर पास कर देना, फिर यहाँ चले जाना है, फिर वही कहानी। ऐसे ऐसे हो रहा है बेटा, अंदर H+ बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ आया तो भी H+, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आया तो अंदर नहीं आया, यहाँ से H+ लिया और यहाँ क्या बना दिया, NADPH बना दिया। लेकिन बेटा डिफरेंस तो हो ही गया ना, इसके और इसके बीच में डिफरेंस हो ही गया। अरे भाई अगर तुम्हारे पास 10 रुपये है, हाँ या ना, नहीं है, गरीब हो, नहीं 10 रुपया तो है ना, हाँ 10 रुपया है, 10 वाली चाय आ गई। लेकिन मेरी 12 वाली होती है, स्पेशल बनाता है ना मेरे लिए अलग से। और पता है सिर्फ इस बात के कि इसमें अदरक डाल देगा और 2 लौंग डाल देगा, एक काली मिर्च और एक हाँ मैं लौंग डलवाता हूँ अलग से, काली मिर्च और लौंग, ब्लैक पेपर के बिना मैं चाय पीता नहीं। हाँ तो इस चक्कर में तो 2 रुपये बढ़ा देता है। मैं कहता हूँ चवन्नी भी नहीं डालता है तू, लेकिन और हाँ थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देता है। मैं चीनी कम ही लेता हूँ, गुड़ वगैरह डलवा लेता हूँ, तो थोड़ा सा जानते हो आयुर्वेदिक हवन कुंड टाइप की चाय होती है मेरी। और घर पे भी ऐसे बनता है। अभी जो जाते मेरे यहाँ चाय पीते, सर आप चाय पिलाते हो कि काढ़ा पिलाते हो? मैं कहा जो समझ लो भाई, पीना है तो पियो, हम तो मेडिसिनल ही पीते हैं। इधर देखो 10 रुपया तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास भी होगा, ये तो अमीर आदमी है? यार तू पहले बोला होता सर ये चाय पिला दो तो मैं पिला देता, इतने प्याज बोलने की जरूरत नहीं। इधर देखो अब 10-10 बेटा दोनों के पास है। इधर सुना, अगर तुम्हारा 1 रुपया इसको दे दें, इसका क्या हो गया 11, तुम्हारा हो गया 9, डिफरेंस कितना आया 2 का। लेकिन अगर तुम्हारा पैसा इसको ना दे, तुम्हारा 1 रुपया गायब कर दे, तो डिफरेंस कितने का, सिर्फ 1 का। तुम्हारे पास 9, तुम्हारे पास 10, सही है ना। जब बेटा इधर से इधर आ रहा था, डिफरेंस हमेशा 2 का बढ़ रहा था, लेकिन जब ये इधर से इधर आया, लेकिन डिफरेंस तो बढ़ा। बात डिफरेंस की है, जब यहाँ अंदर ज्यादा हो गया, और आपको पता है ये क्या है, प्लाज्मा लेमा होती है, और हमारी प्लाज्मा लेमा क्या करती है, और आपको पता है एक वर्ड पता है, डिफ्यूजन। वर्ड है डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो, डमरू बजा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, और कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, कोई भी आयन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव करे, दैट इज। लेकिन बेटा इसमें
कंसंट्रेशन का चक्कर है, कोई फोर्स नहीं है, ये खुद चलते हुए फोर्स लगाता है, डिफ्यूजन प्रेशर। समझ गए बेटा? अब क्या करेंगे, यहाँ ज़्यादा हो गया तो डिफ्यूजन कर फैलेगा, चारों ओर भागेगा, और जहाँ इसको चैनल मिल गया बाहर निकलने लगा, और जो एनर्जी निकली उसको एटीपी के फॉर्म में हमने बाइंड कर लिया, बस हो गया कीमियोस्मोटिक थ्योरी। अब तीनों स्टेप की बात करें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से H+ की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू नहीं जाता, किसके थ्रू जाता है? हाइड्रोजन कैरियर के थ्रू जाता है। तीसरा, ये रिडक्टेज पे जाके मिलता है और एटीपी यहाँ पैदा होता है कंसंट्रेशन की वजह से। हो गया? अब हमारे पास क्या है, टाइम देखो, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अब मैं चाय पीता हूँ, आप लोगों को इंटरवल देता हूँ, और आप लोग अगली क्लास के लिए रेडी हो रहे हो।